राजा चाहे किसी देश का हो, किसी जनपद का हो, किसी रियासत का हो, जब इतिहास उस राजा के विषय में लिखता है तो उस राजा का गौरव बढ़ जाता है। किंतु भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे, जब इतिहास अशोक के विषय में लिखता है तो इतिहास की गौरव बढ़ जाती है। इतिहास को अगर एक दुल्हन मान लिया जाए तो भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक उस दुल्हन के बिंदी थे। बिंदी एक ऐसा श्रृंगार, इतिहास का एक ऐसा श्रृंगार जिसे संसार जब देखता है तो सूर्य की भांति हमेशा चमकते रहता है। महाराज भरत के बाद देवी शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत, जिनके नाम पर हमारे देश भारत का नाम भारत पड़ा, उनके बाद अगर कोई एक राजा अखंड भारत पर अपना साम्राज्य, अपना राज किया हो तो वह थे भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अशोक के विषय में ऐसा भी कहा जाता है, बौद्धिक ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलते हैं कि अपने 99 या 100 भाइयों की हत्या करने के बाद मगध के सिंहासन पर आसीन हुए थे, मगध का सम्राट पद लिया था। किंतु अशोक के शिलालेखों में ऐसा नहीं मिलता। सम्राट अशोक का इतिहास 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक का लिखा मिलता है। सम्राट अशोक की मां का नाम शुभांगी और पिता का नाम बिंदुसार था। दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, जो अखंड भारत की कल्पना की थी, आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर सम्राट अशोक और महाराज भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, दोनों में कुछ समानता मिलती है। समानता का मतलब है एक समान होना, अर्थात महाराज भरत के माता और पिता दोनों गंधर्व विवाह किए थे। देवी शकुंतला और महाराज दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ था। ठीक उसी तरह से राजा अशोक, सम्राट अशोक की मां शुभांगी और पिता बिंदुसार का गंधर्व विवाह हुआ था। राजा भरत, सम्राट भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनके पिता जंगल में उनको छोड़ करके चले गए थे, अर्थात जब वह गर्भ में थे तो देवी शकुंतला को महाराज दुष्यंत छोड़ दिए थे, किसी कारण बस छोड़ दिए थे कहिए। और अशोक की मां शुभांगी जब गर्भवती थी तो अशोक के पिता महाराज बिंदुसार भी देवी शुभांगी को छोड़ दिए थे, भूल गए थे, और जंगल में ही अशोक का जन्म हुआ था। आचार्य चाणक्य की नजर जब बाल अशोक पर पड़ा, जंगल में खेलते हुए उन्होंने देखा, आमना सामना हुआ आचार्य चाणक्य की, तो हैरान रह गए कि इतना शौर्य, इतना बुद्धिमता, इतना साहस, इतना पराक्रम जो उन्होंने कभी चंद्रगुप्त मौर्य में देखा था और चुनाव किया था अखंड भारत के सम्राट बनाने का, वही शौर्य, वही पराक्रम बाल अशोक में देखा। और आचार्य चाणक्य की नजर जब पड़ी, तब से उन्होंने अशोक को पीछा करना शुरू कर दिया, यह पता करने का प्रयास शुरू कर दिया कि आखिर यह बालक है कौन। और जब वह छानबीन किए तो उन्हें पता चला कि बिंदुसार का पुत्र, सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक है। और किसी तरह से वह आचार्य चाणक्य राजमहल ले आए, किसी को पता नहीं चलने दिया, उनका पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा शुरू किया। चूंकि आचार्य चाणक्य महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनसे पूछने वाली कोई बात किसी को थी नहीं, वो अपना करने लगे। बालक अशोक का बचपन पिता के प्यार के बिना बीता और वह शिक्षा दीक्षा लेने लगा, अपनी चतुराई, अपनी साहस, अपना पराक्रम सब दिखाने लगा। लोग हैरान रह जाते थे कि एक ऐसा बालक जो राजा का पुत्र नहीं है, किंतु उसका प्रताप एक राजा के पुत्र जैसा है। जब यह राजमहल के लोगों को पता चला कि अशोक राजा का पुत्र है, अर्थात महाराज बिंदुसार का पुत्र है, तो उसे मारने का प्रयास शुरू किया गया। आचार्य चाणक्य बचाने का प्रयास शुरू किए, किंतु आचार्य चाणक्य असफल हो गए, क्योंकि आचार्य चाणक्य को मार दिया गया या मृत्यु हो गई। इतिहास लिखता है कि आचार्य चाणक्य को
मार दिया गया। राजमहल के लोगों ने ही षड्यंत्र किया और मार दिया गया। किंतु कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आचार्य चाणक्य की नेचुरल मृत्यु अर्थात प्राकृतिक मृत्यु हो गई। अशोक को जब यह पता चला कि हमारे गुरु आचार्य चाणक्य को मार दिया गया है, तो वह बाल अशोक जो युवा हो रहा था बहुत क्षुब्ध हुआ, निराश हुआ और गुस्से में आ गया कि जिसने भी मेरे गुरु आचार्य चाणक्य को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। किंतु वह बाल अशोक किसी को क्या मरता, पूरा राजमहल में षड्यंत्र चल रहा था और अशोक को मारने के लिए ही यह षड्यंत्र था। अशोक की मां शुभांगी ने किसी तरह से अशोक को बाहर लेकर के भाग गई और आचार्य चाणक्य के पद पर आचार्य चाणक्य के शिष्य को राधागुप्त को बिठाया गया और राधागुप्त आचार्य चाणक्य की हर नीति से वाकिफ थे, जानते थे कि आचार्य चाणक्य अशोक को मगध का सम्राट बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने भी, राधागुप्त ने भी खोजना शुरू किया और अशोक को खोजकर जहां भी थे वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू कर दी। अशोक जिन्हें मगध सम्राट बनने का मौका बड़ी मुश्किल से मिला था, अखंड भारत का निर्माण करते हैं और एकमात्र अशोक ही ऐसे राजा हुए हैं जिन्हें अखंड भारत का सम्राट माना जा सकता है। इतिहास में कोई भी ऐसा एक राजा नहीं हुआ है जिसे अखंड भारत का सम्राट कहा जाता है। अशोक के पहले या अशोक के बाद भारत थोड़ा सा खंडित हुआ या खंडित था। अशोक जब कालिंग युद्ध को लड़ रहे थे, कालिंग पर चढ़ाई किया था और युद्ध जीत चुके थे। कालिंग युद्ध में सभी वीरों की मृत्यु हो चुकी थी कालिंग की तरफ से और तब महिलाओं की सेना ने अशोक के सामने तलवार रखी, तलवार उठाया और बोला कि मेरे पति मर गए हैं, मेरे भाई मर गए हैं, मेरे पिता मर गए हैं, लेकिन अब मुझसे युद्ध करो। अशोक को महिलाओं को सामने हथियार उठाए देख हृदय फट गया कि क्या अशोक अब महिलाओं के साथ युद्ध करेगा? क्या अशोक इतिहास में यही लिखवाएगा कि चक्रवर्ती होने के बाद भी एक छोटे से राज्य के लिए महिलाओं की हत्या की? अशोक निर्दयी है किंतु महिलाओं पर हथियार नहीं उठाएगा। और उन्होंने, सम्राट अशोक ने अपना तलवार फेंक दिया और बोला, आज से मैं किसी से भी युद्ध नहीं करूंगा और आज से कालिंग मगध के हिस्से से बाहर रहेगा। मैं आजाद कालिंग को आजाद घोषित करता हूं। किंतु आज का उड़ीसा, जिसे उस समय कलिंग कहा जाता था, वहां की महिलाओं ने, वहां की राजकुमारी ने अशोक का हृदय परिवर्तन होता देख अखंड भारत में कलिंग को मिलाने का आग्रह किया। और ये इतिहास की बात है। कुछ इतिहासकार मिलते हैं कि उस समय, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय कालिंग अखंड भारत का हिस्सा हो गया था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि रानी पद्मावती ने, जो उस राजकुमारी थी, उसने कालिंग को भारत के, अखंड भारत के हिस्से से बाहर रखा था। किंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, उस समय अशोक चूंकि जीत चुके थे और कोई शासन चलाने वाला था नहीं, इसलिए रानी पद्मावती ने कलिंग को भारत के हिस्से में जोड़ दिया था। इस तरह से अशोक पुनः युद्ध समाप्त करके, युद्ध से त्याग दे करके अपने गद्दी मगध पर आए और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।